सेकंड टॉपिक जो फार्माकोलॉजी में हम जीआईटी का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर सेकंड टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी एच पाइलोरी। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब एच पाइलोरी भी कॉज है जो कि अल्सर्स कॉज करती है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम ड्रग ऑफ चॉइस को देख लें तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या हमारी एंटी माइक्रोबियल है, क्योंकि ये आपके माइक्रोब्स की वजह से एच पाइलोरी हो रहा है तो आपने उसको किल करना है, तो हम उसको एंटी माइक्रोब्स देंगे, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे बेसिकली। ठीक है, इसको डायग्नोस करने के लिए हमारे पास दो तरह के मेथड्स होते हैं, इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव मेथड्स। इन्वेजिव मेथड्स में आपके पास आ जाता है एंडोस्कोपी। नॉन इन्वेजिव में हम सीरोलॉजी करवाते हैं, फीकल एंटीजन टेस्ट करवा सकते हैं, यूरिया ब्रेथ टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डायग्नोस करना है। अब जब हम डायग्नोस कर लेंगे आइदर पाइलोरी की वजह से सिक्रीशन ज़्यादा है या एसिड बहुत ज़्यादा हुआ है जिसकी वजह से सिक्रीशंस हो रही हैं। रीज़न हम लोगों ने देखना है बाय डायग्नोसिस। ठीक है, हम जब डायग्नोस करेंगे टेस्ट करवा के तो तब आपने रीज़न पता लगाने कि पाइलोरी है या कोई एसिड या बॉडी के अंदर HCl, स्टमक के अंदर HCl बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आपकी सिक्रीशंस इंक्रीज हुई। रीज़न क्या है उसको देखते हुए हम थेरेपीज जो हैं वो देते हैं, क्वाड्रपल थेरेपी एंड द ट्रिपल थेरेपी। अब ये चीज़ याद रखनी है कि जो ट्रिपल थेरेपी है ना वो उन पेशेंट्स में देनी है जिनमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, यानी पहले से वो कोई भी जो है वो एंटीबायोटिक्स नहीं ली हुई उन्होंने, कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो मतलब उनकी हिस्ट्री में नहीं है कि उन्होंने कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह ले रहे हैं, मैक्रोलाइड वगैरह एंटीबायोटिक्स अगर उनकी हिस्ट्री में नहीं है तो हम उनको ट्रिपल थेरेपी दें। ट्रिपल थेरेपी का एक निमोनिक है जिसका निमोनिक क्या है, कैप, C फॉर क्लेरेथ्रोमाइसिन। ठीक है, अमोक्सिसिलिन एंड PPI वही प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हम देंगे। ठीक है, ये 3 ड्रग्स आपके ट्रिपल थेरेपी में आ गए। निमोनिक क्या हो गया, कैप हम लोगों ने निमोनिक याद रखना है इसका। क्वाड्रपल थेरेपी के अंदर जो है वो PPIs आते हैं जो क्या करेगा, वही एसिड सिक्रीशंस को कम करेगा। सेकेंडली टेट्रासाइक्लिन हम पेशेंट को देंगे, उसमें मेट्रोनाडिजोल आ जाता है। ठीक है, जो मिक्स्ड एमीबासाइड्स हैं। एंड फोर्थ वन इज़ बिस्मथ सबसेलिसाइक्लेट जो कि म्यूकस प्रोडक्शन में हेल्प करता है, उसको इंक्रीज करवा रहा होता है। तो ये आपने क्वाड्रपल थेरेपी के ड्रग्स देख लिए, PPIs आ गए, उसमें टेट्रासाइक्लिन आ गया, मेट्रोनाडिजोल आ गया एंड बिस्मथ सबसेलिसाइक्लेट आ गया। और ट्रिपल में कैप याद रखना है, C फॉर क्लेरेथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन एंड PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमने एसिड सिक्रीशंस को रिड्यूस करना है तो हम उसके लिए क्या क्या देंगे। हमने पीछे भी पढ़ा था कि हमने एसिड सिक्रीशन को कम करना है तो हम H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट देते हैं। ठीक है, यानी हिस्टामिन ब्लॉकर्स दे रहे हैं। उसमें हमारे पास 4 तरह के ड्रग्स आ जाते हैं जिसमें साइमेटिडीन, फेमोटिडीन आ जाता है, रेनिटिडीन आ जाता है और नाइजोटिडीन आ जाता है। ठीक है, ये 4 ड्रग्स हमारे पास क्या हैं, H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। अब ये ड्रग्स जाके क्या करेंगे, फूड स्टिमुलेटेड या बेजल स्टिमुलेटेड, नॉक्टर्नल सिक्रीशन, जो भी नॉक्टर्नल क्या है, नाइट टाइम में अगर आपकी गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन ज़्यादा हुई हो तो उनको जाके इनहिबिट करवाएंगे। साइमेटिडीन जो है ना वो फर्स्ट H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट बनाया गया था और इसकी यूटिलाइजेशन उसको लिमिट कर दिया गया है क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स हैं और दूसरे ड्रग्स के साथ इसके बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस हैं, ये रिएक्ट करता है, तो जिसकी वजह से अब इसका यूज़ बहुत कम कर दिया गया है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर्स में हम लोगों ने देखा कि हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, आप लोग एंटी माइक्रोबियल दे रहे थे। ठीक है, हम पेप्टिक अल्सर्स में क्या H2 एंटागनिस्ट भी यूज़ करते हैं, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी भी देते हैं। ठीक है, और अगर अल्सर्स हैं, किसी ड्रग की वजह से अल्सर्स हैं तो हम उसको कि जैसा एसिड्स इंड्यूस अल्सर्स होते हैं, एस्पाइरिन जो होता है अल्सर्स में, वो एस्पाइरिन भी अल्सर्स कॉज कर रहे होते हैं जिनको हम एसिड्स इंड्यूस अल्सर्स कह रहे हैं, उसके अंदर हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास जो आ जाते हैं इसके अंदर वो हम देखते हैं कि एक्यूट स्ट्रेस अल्सर्स, किसी भी स्ट्रेस की वजह से अल्सर्स हो रहे होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी अल्सर्स होते हैं। इसमें भी हम ट्रीटमेंट पेशेंट को क्या देंगे, H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट देंगे। ये IV फॉर्म में यानी इंट्रावीनस इन्फ्यूजन फॉर्म में आ रहे होते हैं, उस फॉर्म में भी आते हैं तो हम उसको अल्सर्स को उससे क्या कर रहे होते हैं, ट्रीट कर रहे होते हैं, उसको प्रिवेंट कर रहे होते हैं कि आपके जो स्ट्रेस अल्सर्स हैं वो ना बने, उसको मैनेज कर रहे होते हैं। बट H2 रिसेप्टर्स की वजह से बहुत जल्दी टॉलरेंस डेवलप होना शुरू हो जाती है। पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा रिस्क है कि उनके अंदर ये टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी, तो उसके लिए भी हम प्रेफर करते हैं, हम उन पेशेंट्स को PPI दे देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे देते हैं।
ठीक है। थर्ड हमारे पास गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ आता है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स में भी H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट दिए जाते हैं और इनका काम होता है कि ये हार्टबर्न, क्योंकि हार्टबर्न के सिम्टम्स आ रहे होते हैं GERD के साथ साथ, तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या होता है कि हमने मील से 40 to 45 मिनट्स पहले हमने जो है वो उनको H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट जो है वो देने होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो टाइम आपका जो होता है ये 40 to 45 मिनट्स पहले आप लोग दोगे। और सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम एंटासिड्स ही देंगे जो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से कॉम्बिनेशन होते हैं, और वैसे वो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, तो इसलिए हम उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ना कि पेशेंट को अभी बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न हो रहा है और इतना टाइम नहीं हुआ। बट अगर क्रोनिक केसेस के पेशेंट हैं, ठीक है, क्रोनिक हो गया, उनको बहुत ज़्यादा लंबा अरसा हो गया या 3-4 महीने से उनको हार्ट बर्न के सिम्टम्स आ रहे हैं, उनकी हिस्ट्री ऑफ हार्ट बर्न है अबाउट 3 मंथ्स, तो हम उन पेशेंट्स में क्या करेंगे, उनको PPIs देंगे। तो अभी जो मोस्ट प्रेफरेबल ट्रीटमेंट होता है इन सब डिजीज़ के लिए वो PPIs होते हैं, और PPIs बहुत कॉमनली यूज्ड हो रहे हैं। ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ही दिए जाते हैं। अब अगर हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स देख लें, तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है कि बॉडी किस तरह से ड्रग के साथ जो है वो उसका क्या बिहेवियर शो कर रही है। इसमें हमारे पास सबसे पहले H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट के फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेते हैं कि ओरली वेल एब्जॉर्ब्ड है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसका बहुत अच्छा होता है, ये फुल बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी जो है वो इसमें मिल्क में भी हो रहा होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर रहा होता है, प्लेसेंटा में भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, और जिसकी एक्सक्रीशन है वो यूरिन के थ्रू हो रही होती है। फिर इसकी IV फॉर्मुलेशंस भी हैं। ठीक है, कुछ इनमें साइमिटिडीन, रैनिटिडीन एंड फेमोटिडीन ये अवेलेबल हैं इंट्रावीनस फॉर्मुलेशंस के अंदर। हाफ़ लाइफ इनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर पेशेंट रीनल डिसफंक्शंस के साथ है तो उसमें इसकी हाफ़ लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उन पेशेंट्स में हमने जो है वो डोजेज को एडजस्ट करना होता है कि उनकी कितनी नीड है, उसके अकॉर्डिंगली हम डोजेज को क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेते हैं। फिर इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स में क्या आता है कि ये वेल टॉलरेटेड है। अगर हम प्रोलॉन्ग्ड यूज़ करते हैं साइमिटिडीन, तो वो क्या करेगा, आपके एंडोक्राइन रिलेटेड आपके पास जो है वो एडवर्स इफ़ेक्ट्स देगा। ठीक है, एंडोक्राइन रिलेटेड यानी आपके हार्मोनल इफ़ेक्ट्स आएंगे, जिसमें आपका 2 तरह के आ जाते हैं, गायनेकोमेस्टिया एंड ग्लैक्टोरिया। ठीक है, ग्लैक्टोरिया बेसिकली क्या होता है कि फ़ीमेल रिलेटेड है, और गायनेकोमेस्टिया मेल रिलेटेड जो है वो डिजीज़ होता है। इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, कॉन्टीन्यूस रिलीज़ या डिस्चार्ज ऑफ मिल्क हो रहा होता है, क्योंकि जो आपका साइमिटिडीन होता है ना वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी एंड्रोजन के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, तो ये इन चीज़ों को क्या कर रहा होता है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करवा रहा होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, ये कन्फ्यूजन, ठीक है, ऑल्टर्ड मेंटेशन कॉज करेगा एल्डर पेशेंट्स के अंदर, और स्पेशली जो आपके IV एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसके बाद जो है वो इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा होता है। साथ ही साथ जो है वो क्या करता है कि उसकी एफिकेसी को भी रिड्यूस कर देता है, क्योंकि हमारे पास कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिनको क्या चाहिए होता है, एसिडिक जो है वो इन्वायरमेंट चाहिए होती है एब्जॉर्प्शन के लिए। जैसे हमारे पास, ठीक है, कीटोकोनाजोल ड्रग है, उसको मीडियम कौन सा चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए, तो वो क्या कर रहा है, क्योंकि एसिड को कम कर रहा है, तो जिसकी वजह से ये ड्रग्स की एफिकेसी को भी कम कर देता है। इसी तरह साइमिटिडीन जो है वो CYP450 आइसोएंजाइम जो है उसको भी इनहिबिट कर रहा होता है, बहुत से ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर कर रहा है, जिसमें वाफरीन, फेनोटॉइन आ जाता है, क्लोपिडोग्रेल आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो इन ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को भी इंटरफेयर कर रहा होता है। ठीक है, अब अभी तक हम लोगों ने जिसमें डिस्कस कर लिया H. पाइलोरी की ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ हम लोगों ने देख ली, क्वाड्रपल एंड ट्रिपल थेरेपी। देन हम लोगों ने देख लिया कि एसिड सिक्रीशंस को रिड्यूस करने के लिए H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। एक्यूट स्ट्रेस अल्सर्स में भी हम H2 दे रहे थे, बट मोस्ट प्रेफरेबल हमारे पास PPI से। GERD में भी यही था कि अगर हम H2 दे रहे हैं तो 40 to 45 मिनट्स पहले देंगे, बट अगर पेशेंट क्रोनिक केस के साथ आता है, क्रोनिक हिस्ट्री है उसके पास हार्ट बर्न की, तो हम उसको PPI ही रेकमेंड करेंगे। ठीक है, फिर हमने इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स देख ली H2 रिसेप्टर्स की, कि ओरली बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द बॉडी होती है, और एक्सक्रीशन आपके पास यूरिन में आ रही होती है। एडवर्स इफेक्ट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत से ड्रग्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देती है जिनको एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, उसके अंदर आपने नाम याद रख लेना है, केटोकोनाजोल ये ड्रग है। साथ ही साथ ये CYP450 को भी इनहिबिट कर रही होती है, बहुत से ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर रही है, उनको इंटरफेयर कर रही है। आपका वाफरीन जो है, फेनोटॉइन है, क्लोपिडोग्रेल है, ये सारे ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर रही होती है। ठीक है, और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट कर रही है, CNS को अफेक्ट कर रही है,
ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने इसमें आज इस वीडियो में देखी। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप लोग मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट्स करते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो उसका आंसर या उसकी जो भी आपको क्यूरीज होंगी क्लियर कर दूँगी।